हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाटर पोल्यूशन देख लेते हैं। एक चीज़ और स्टूडेंट्स आपको बताना है मुझे कि वाटर पोल्यूशन का जब भी या किसी भी पोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलरली आपके आंसर का लेआउट क्या होगा कि आपको सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में लिखना है, वो पर्टिकुलर पोल्यूशन जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके फिर कॉजेस लिखने हैं, फिर सोर्सेज या कॉजेज एक ही बात है, आप सोर्सेज लिखिए या कॉजेज लिखिए, फिर उसके इफेक्ट्स लिखिए और उसके कंट्रोल मेजर्स लिखिए। ये जो हेडिंग्स हैं, इन्हीं हेडिंग्स के अलोंग आपको कोई भी पोल्यूशन का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। ये एक दो तीन चार हेडिंग्स जरूर होनी चाहिए किसी भी पोल्यूशन के क्वेश्चन में, चाहे वो एयर, वाटर, लैंड, नॉइज कोई भी हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द वाटर पोल्यूशन। व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? Let's see the definition. Undesirable change in the composition of water, कोई भी unacceptable change water के composition में due to natural और human activity is called water pollution. वाटर के कॉम्पोजिशन में कोई भी अनएक्सेप्टेबल चेंज, चाहे वो नेचुरल एक्टिविटी की वजह से हो चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज। फॉरेन इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है? जो वाटर को बिलोंग नहीं करती, बाहरी इम्प्योरिटीज। द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, इन वाटर इन सच अ क्वांटिटीज एज टू constitute a health hazard by changing the physical and chemical properties, lowering the water quality and making it unfit for use is called water pollution. किसी भी फॉरेन पार्टिकल की प्रेजेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, पानी के अंदर, और इस मात्रा में, सिर्फ प्रेजेंस ही नहीं, उसकी क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, उस मात्रा में वो प्रेजेंट हो जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को या हेल्थ हजार्ड्स को क्रिएट कर देता है। और कैसे? by changing physical and chemical properties of water, lowering the water quality and making its unfit for use, ठीक है, इसको इस्तेमाल के लायक नहीं रखता, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, राइट। कॉजेस क्या होंगे? नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेस में द फर्स्ट कॉज इज द सॉइल इरोजन ड्यू टू रेन, फ्लड्स, हाई स्पीड विंड, ठीक है। ये वाटर पोल्यूशन का कारण हो सकता है कि हवा से उड़ के आई हुई मिट्टी पानी में मिल जाए, बाढ़ आ जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें पानी में रनिंग वाटर बॉडी में मिल जाएं, या हाई स्पीड विंड चले, तूफान आए, उससे पानी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, जो भी लोकल वाटर बॉडी हो, ठीक है। इसके अलावा डिपोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर दी नेचुरल कॉजेस। ये दो प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से वाटर में पोल्यूशन होता है। अब मैनमेड कॉजेस को देख लेते हैं। सीवेज इज द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए, ये जो है सीवेज, वाटर पोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन। सीवेज एंड अदर वेस्ट आर द प्राइम कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इफ्लुएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो इफ्लुएंट इज अ वर्ड, टेक्निकल टर्म, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में लिक्विड वेस्ट। जब कोई भी वेस्ट मटेरियल लिक्विड स्टेट में हो तो इसको आप इफ्लुएंट्स कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज से आया हुआ लिक्विड वेस्ट जो कि रनिंग वाटर बॉडी में मिल जाता है, दैट इज अनदर रीजन। एग्रीकल्चरल वेस्ट, मतलब खेतों से आया हुआ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड से आया हुआ पानी। इसके अलावा अदर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से मतलब यहाँ पे है जैसे मूर्तियों को डाला जाता है पानी में, या फूलों को डाला जाता है, जितना भी आपका पूजा पाठ का मटेरियल है लोग जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज, ठीक है, विच इज मैन मेड कॉज। दीज आर द वेरियस कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। नाउ कम टू द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये हमने कर तो दिया, ये सब कारण है, अब उसके इफेक्ट क्या हुए? डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन एंड लैंड इकोसिस्टम। देखिए, वाटर में भी हर एक वाटर में एक्वाटिक इकोसिस्टम है।
अगर पॉन्ड में पानी जा रहा है तो वहाँ पॉन्ड इकोसिस्टम है, अगर रिवर में जा रहा है तो वहाँ रिवर इकोसिस्टम है, अगर समुद्र में जा रहा है तो वहाँ ओशन इकोसिस्टम है। अगर वहाँ पे ये पॉल्यूटेंट वाटर मिक्स हो रहा है तो वहाँ का जो एबायोटिक कंडीशन है वो खराब हो रही है, और एबायोटिक कंडीशन खराब होते ही क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट अपने आप इफेक्ट होने लगेंगे, अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मरीन एंड लैंड इकोसिस्टम, जितने भी आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम है या सी वाटर इकोसिस्टम है, उन सब का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन एन इफेक्ट ऑफ फूड चेन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है, देखिए यूट्रोफिकेशन इज अ टेक्निकल टर्म, इसको मैं समझा देती हूँ आपको। यूट्रोफिकेशन, देखिए यहाँ मान लीजिए ये एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है ये। तो अब इसके अंदर आपने क्या डाला, इसके अंदर आपने फॉस्फोरस भी डाला, इसके अंदर आपने यूरिया भी डाला, नाइट्रोजनस चीजें चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, लॉट्स ऑफ, क्यों, क्योंकि आपकी क्रॉप अच्छी हो। अब बरसात हुई, यहाँ पे पानी आया, यहाँ से पानी निकल करके किसी स्टैंडिंग वाटर बॉडी में चला गया, मान लीजिए ये पॉन्ड है, ये क्या है, स्टैंडिंग वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर है। अब ये जो एग्रीकल्चर लैंड से आया हुआ पानी जो यहाँ मिक्स हुआ, इसको हम कहते हैं बेटा एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, खेतों से आया हुआ पानी। अब ये पानी क्या होगा, दिस विल बी रिच इन फॉस्फोरस एंड यूरिया और नाइट्रोजन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें खाद डाली गई थी, इसमें यूरिया डाली गई थी, इसमें बहुत सारी चीजें डाली गई थी जिससे हमारी क्रॉप अच्छी हो। अब यहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम में ऑलरेडी वाटर है, वाटर के अंदर मिनरल है। अब ये एग्रीकल्चर रन ऑफ भी इसी में मिक्स हो गया, तो क्या हो गया, वाटर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब क्या हो गया, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। अब यहाँ की जितनी भी स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ये एक्वेटिक एनिमल्स हो, इन सबके पास क्या जा रहा है, जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन जा रहा है, ओवर न्यूट्रिशन जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, और इस ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है, प्लांट में ओवर ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, एंड दिस ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब इसको समराइज वे में समझ लीजिए, यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द वाटर कंटेन्स एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, water contains excessive nutrients and provided to plants, तो प्लांट्स में क्या हो जाएगा, प्लांट्स में ओवर ग्रोथ हो जाएगी। ओवर ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, जैसे ये स्टेम है तो यहां से ये स्टेम मोटी हो गई, या ये लीव है तो ट्विस्टिंग ऑफ लीव हो गई, लीव मुड़ गई, ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो ये ओवर ग्रोथ जो होती है, ओवर ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इफेक्ट ऑफ फूड चेन भी क्यों होगा, क्योंकि अगर नॉन डिकम्पोजेबल चीजें मिलेंगी, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर आपने फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, यूरिया तो डाला, आपने खेतों की फसल अच्छी हो, या आपने मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाल दिया, तो वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, पानी के अंदर जाएगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट जब वाटर में जाएगा तो वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ये क्या होते हैं, नॉन डिकम्पोजेबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन डिकम्पोजेबल होते हैं, मतलब ये टुकड़ों में टूटते नहीं है, इनकी एफिशिएंसी कम नहीं होती है। और ये जब प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए पानी में इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 है, तो प्लांट्स में जाते ही इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 हो जा रहा है। इसके बाद इस प्लांट को, अगर जब ये फूड चेन में एंटर कर रहा है, तो ये प्लांट को कोई एक्वेटिक स्मॉल फिश खा सकती है,
तो ये स्मॉल फिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जा रहा है, 0.2 हो जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। और ये कब होती है? ये जब फूड चेन में कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंटर करता है। कि कोई भी नॉन डिकम्पोजेबल कंपोनेंट जब फूड चेन में एंटर कर जाता है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। इसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? इनलार्जमेंट। ठीक है, मैग्नीफाई होना मतलब बढ़ जाना। और लिविंग बीइंग के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। और ये कहाँ होता है? ये फूड चेन में होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन में इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जैसे आर्सेनिक प्रॉब्लम मैंने बताया था, वो भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है और वाटर से ही बॉर्न है। और वाटर साइकिल को भी इफेक्ट करता है ये। प्योर वाटर नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। ठीक है, इट ऑल्सो इफेक्ट ऑन ग्राउंड वाटर सिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेस। ये सारे इफेक्ट्स जो हैं इट इज फॉर द वाटर पोल्यूशन। अब इफेक्ट्स हो गए, उसके बाद कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स का मतलब पॉइंट सोर्स कंट्रोल, मतलब जिस जगह से पोल्यूशन फैल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स को हम कंट्रोल करें। तो इसके वेरियस देखिए लिखे हुए हैं हमने ऑप्शंस, जैसे डिस्चार्ज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। पहले कोई भी खराब पानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाए और वहां से बाहर निकले ताकि वो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। ऑपरेशनल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी treated before discharging. लीकेज फ्रॉम ऑयल स्टोरेज टैंक्स, अगर डायरेक्टली वाटर में हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल करें। हजार्डस वेस्ट साइट्स को हम कंट्रोल करें। लैंडफिल से अगर कोई वेस्ट आ रहा है उसको हम कंट्रोल करें। कंबाइन सीवर आउटफॉल्स को हम कंट्रोल करें। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके हैं पॉइंट सोर्स कंट्रोल में। इसके अलावा हम वाटर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट प्लान। कहीं से भी कोई भी पोल्यूटेड वाटर निकले वो पहले ट्रीट हो और उसके बाद वो रनिंग वाटर पे मिले। ये क्या है? ये वाटर मैनेजमेंट प्लान है जो कि हर इंडस्ट्री के पास होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, जिससे कि वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। एक दूसरी चीज हम ये भी हो सकती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करें। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म और उसको हम इस्तेमाल करें। ठीक है, जिससे कि हम रेन वाटर को इस्तेमाल कर पाएंगे और वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर पाएंगे। बाय मेंटेनिंग ड्रेन लाइंस, जितनी भी ड्रेन पाइपलाइंस है उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर इफेक्टिव टूल टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। कोई भी पोल्यूशन जो है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाटर पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का है और सीवेज का है। तो ये दोनों ही जगह पे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स के लिए वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए और सीवेज के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जगह जगह पे होना चाहिए, जिससे कि हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है WWT, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिसको कि हम वेस्ट गंदे पानी से अटैच कर सकते हैं। जहाँ कहीं पानी बहुत ज़्यादा गंदा है वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। दीज आर द कंट्रोल मेथड्स फॉर द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन प्लीज रेफर नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।